तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल एस भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पे। और आज है अपना क्लास 10th ज्योग्राफी पूरे एसएसटी सीरीज़ का डे 2। कल डे 1 में मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थोड़ा बहुत टॉपिक आपको बताया था कि क्या होता है रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब होता है, हमने कल भी आपको बताया कि रिसोर्स का मतलब होता है प्रकृति से मिला हुआ हमें एक गिफ्ट है रिसोर्स, जिसका इस्तेमाल हम इंसान अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रिसोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो पहला कि नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो नेचुरल के भी दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या, जिसको हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जैसे विंड और वाटर। और बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में जो हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, या फिर वो ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में बेहद ही ज़्यादा समय लगेगा, जैसे कोल एंड मिनरल्स, तो उनको नॉन रिन्यूएबल में बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों ने बात किया था कि कौन सा ओनरशिप के आधार पर या फिर ओरिजिन के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर। आज हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हम इंसानों के लिए, कि अपने जीवन के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। क्या है ना कि जैसे एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब अगर बंदर को तुम अदरक दे दो, नारियल दे दो, वो क्या करेगा, वो फेंक देगा उठा के। उसको पता नहीं है उस बेवकूफ़ को वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से हम इंसान है, हम भी एकदम एक नंबर के बौचर टाइप हैं। मतलब बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। हम लोग इस तरह से अपने लालच के लिए यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सों को, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेप्लेशन ऑफ रिसोर्स होने लग गया है हमारे पास, कि क्षय हो रहा है रिसोर्सेज का, कि हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा रिसोर्स खर्च भी हो रहा है, बर्बाद भी हो रहा है, और हमारे काम में भी नहीं आ पा रहा है। जिसके कारण जो है हमारा समाज कैसे बट रहा है, तो हमारा समाज दो भाग में बट जा रहा है, जिसको हम लोग अमीर और गरीब वर्ग में समझते हैं। पहला तो डिप्लेशन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है अपना रिसोर्स। किसके लिए, तो ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारा लालच है कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बाकी जो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स है, मतलब रिसोर्स को संचय करना, जमा करना, ये सब हो रहा है समाज में ना। तो ये जो हो रहा है ना, तो इंसान के लालच की वजह से ये एक्युमुलेशन, जो संचय की प्रक्रिया है, ये समाज को क्या करता है, दो भागों में बांटता है। अभी हम बोले ना आपको कि डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। एक तो अमीर आदमी, हेब्स, जिसके पास बहुत सारा संसाधन है, और एक गरीब आदमी जिसके पास कोई भी संसाधन है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अंधाधुंध तरीके से उपयोग कर रहे हैं रिसोर्सेज का। कैसे उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से। कोई हमारा लेवल ही नहीं है, मतलब नोच खाने के लिए तैयार है, कि मतलब दिखा खींच दो कि सब हम ही को मिल जाना चाहिए। जो मिल रहा है उसको रगड़ के चला रहे हैं। तो रगड़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज़ें जो हमारे साथ ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम में हमारे साथ त्रासदी हो रही है, दिक्कत हो रही है। आज हमारा ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, ओजोन लेयर में डिप्लेशन देख लीजिए, ओजोन लेयर ख़राब हो रहा है, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। ये सभी चीज़ें किसका नतीजा है, ये सब नतीजा है हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाने का, ठीक है। हम बर्दाश्त नहीं करते, चीज़ों को ऐसे उपयोग करने लग जाते हैं कि जैसे वो चीज़ें दोबारा हमें दिखेंगी भी या नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है इंसान के ज़िंदगी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है, तो प्लानिंग की बात आएगी तो आएगा बात की सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात। अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, सतत विकास की बात। अब सतत विकास से भैया क्या समझते हैं, तो सतत विकास से आप ये समझते हैं कि ऐसा विकास, मतलब सतत विकास कहने का मतलब है कि तुम विकास करो, लेकिन ऐसा करो कि किसी चीज़ को नुकसान ना हो, विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब मान लीजिए ना कि अभी हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, पानी। तो जो पानी है ना दोस्तों, आप जानते हो कि पानी क्या है, पानी हमारे पास लिमिटेड है। पानी हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। अभी आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल जानवरों की तरह बिना दिमाग के जैसे तैसे पानी का उपयोग कर रहे हो। आने वाले समय में क्या होगा, जो हमारा आने वाला जनरेशन है उसको पानी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सतत विकास का एग्जाम्पल नहीं है। सतत विकास क्या कहता है, सतत विकास का मतलब होता है कि आप जो है एक काम कीजिए कि इस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए कि विकास भी हो जाए, रिसोर्स भी बचे, और आने वाले जनरेशन को
कोई दिक्कत ना हो और हमारे प्रकृति को डैमेज भी ना हो, इसको कहते हैं सतत विकास। अब इसके लिए एक अर्थ शिखर सम्मेलन रखा गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, 1992 में, जिसको हम लोग बोलते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ। ठीक है, ये 1992 में हुआ था और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, हेड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ कहाँ था? तो दोस्तों ये हुआ था ब्राज़ील में। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रियो डी जेनेरियो समिट किस ईयर में हुआ था और कहाँ हुआ था। तो अभी आपको पता है कि ये 1922 में हुआ था और ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि जो अर्जेंट प्रॉब्लम हो रही थी ना हमारे इन्वायरमेंट में, उसके प्रोटेक्शन के लिए बात करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो लीडर्स आए थे ना, मैंने अभी आपको कहा कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे। तो यहाँ पर जो लीडर्स आए थे ना, उन लीडर्स ने एक एजेंडा बनाया। एजेंडा क्या बनाया? तो एजेंडा था एजेंडा 21। एजेंडा क्या था? एजेंडा 21। और इस एजेंडा 21 का टारगेट था कि ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज जो हो रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर, उसको सुधार करना है। ठीक है, 1992 में क्या हुआ कि डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। और इसका काम क्या था? ये कहाँ पे साइन हुआ? तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ। किस चीज़ के लिए हुआ? तो इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए हुआ। ठीक है, और इसका काम था क्या कि जिसमें 21 जो एजेंडा है, इसका सभी लोकल गवर्नमेंट इसका पालन करेंगे। इसका पालन कैसे किया जाएगा? तो सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको देखते हुए किया जाएगा। चलिए, अब तो हम सतत विकास की बात कर लिए, एजेंडा 21 भी बना लिए, लेकिन एजेंडा 21 को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिसोर्स का तो प्लानिंग भी करना पड़ेगा। प्लानिंग तो किए नहीं, तो क्या है ना कि आप जब जैसे तैसे चीज़ों को इस्तेमाल करने लगते हो तो आपके पास कोई अकल नाम की चीज़ बचती नहीं है। जैसे हमारे देश में क्या है कि रिसोर्स बहुत सारा अवेलेबल है, किसी किसी राज्य में बहुत कुछ है। जैसे कि हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश है जिसके पास बहुत सारे मात्रा में क्या है? पानी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जिसकी वजह से ये लोग सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना मतलब बहुत बड़ा काम है। तो जब आप इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करोगे तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री रिसोर्स कौन सा है और किस रीजन में पाया जाता है, ये कैसे किस क्वांटिटी और क्वालिटी में हमारे साथ काम आएगा, कैसे काम करेंगे, और एक प्लानिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको करना पड़ेगा। जो व्यवस्थित ढंग से काम होता है ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तभी जा कर के आप क्या कर पाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट एक्टिविटी है। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब हमारा अगला जो रिसोर्स है वो है लैंड रिसोर्स। ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कि लैंड क्या है? जो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब हम लोग बात करेंगे कि लैंड का इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं लेकिन हम लिखे नहीं है। हम सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में रेगुलरली आते हैं। तो लैंड का यूज फॉलोइंग पर्पस, हम लैंड का अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं। पहला फॉरेस्ट, दूसरा नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है। बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब जो बंजर भूमि है, और वेस्ट लैंड आपको पता है। और कुछ भूमि ऐसी भी हमारी चिन्हित की हुई होती है जिसको हम लोग सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की भी बात करें तो परमानेंट पोस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि ऐसा लैंड भी हम लोग छोड़ते हैं गांव देहात में जहां गाय भैंस को चारा खिलाया जा सके। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की, तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इतना सारा लैंड है। और इन लैंड्स में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिक्स की गई, जैसे 93% ही टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लैंड है जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में बात करेंगे, आसाम को छोड़ दीजिए, तो आसाम को छोड़ करके बाकी सब जगह पर पूरा हिस्से को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी जब
आगे हम लोग का है सॉयल। सॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉयल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये क्या करता है? पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट वेरिएशन और अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। सॉयल के बनने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, बेड रॉक्स, क्लाइमेट, हमारा जलवायु कैसा है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि मिट्टी को बनाने में हमारी मदद करती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल में क्या है? पहला है हमारा एलुवियल सॉयल। क्या है? एलुवियल सॉयल। ये सबसे मोस्ट एकदम जरूरी और सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सबसे ज़्यादा फैलाव में, मतलब मिट्टी सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अपने देश में पाई जाती है वो कौन सी है? वो है एलुवियल सॉयल। यहाँ तक कि जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है? तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है दोस्तों आपके एलुवियल सॉयल से। किससे बना हुआ है पूरा नॉर्दर्न प्लेन? तो आपके एलुवियल सॉयल से। बात करें इसकी, तो इंडस का जो गंगा वैली है जिससे ब्रह्मपुत्रा निकलती है, वो द सॉयल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट राजस्थान। इसका जो फैलाव है एलुवियल सॉयल का, वो राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, और महानदी से लेकर के गोदावरी तक और कृष्णा से लेकर कावेरी नदी तक एलुवियल सॉयल हमको मिलता है। अगला हम बात करेंगे ब्लैक सॉयल की। तो ब्लैक सॉयल नाम जैसा है वैसा ही कलर में ब्लैक होता है। ठीक है, कलर में ब्लैक होता है। इसको हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? रेगूर। इसको हम लोग रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये कपास के उपजाऊ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसके लिए? कॉटन के लिए। इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मिट्टी है ये बसाल्ट का निर्माण करती है डेक्कन ट्रैप के अंदर। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट को, डेक्कन प्लेट्यू को पूरा कवर करते हुए आती है, जो किससे बना है? जो लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो लावा से बना हुआ है। ठीक है, अगला है हमारे पास कि रेड एंड येलो। हम आपको अभी मैप में भी दिखाएंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ कौन सा मिट्टी है। फिलहाल हम मिट्टी के टाइप्स को क्लियर कर लेते हैं। रेड एंड येलो मिट्टी। तो रेड एंड येलो मिट्टी जो है ये क्रास्ट लाइन पर डेवलप्ड होती है। और किससे? तो ये इग्नियस रॉक्स से बनती है, और ऐसे इलाके में बनती है जहाँ पर वर्षा का मात्रा कम होता है, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू क्या है? लाल मिट्टी से बना हुआ है। वहीं येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़। जब आप ओडिशा और छत्तीसगढ़ जाओगे तो वहाँ पर आपको ये रेड कलर की मिट्टी और ये येलो कलर की मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और वेस्टर्न घाट में, गंगा प्लेन में भी आपको पीरियड माउंट में आपको ये देखने के लिए मिलता है। अगला मिट्टी है हमारा लेटराइट सॉइल। ये जो है बहुत ही डिराइव्ड फॉर्म में हमको मिलता है। ये लेटराइट वर्ड आया है कहाँ से? तो ये लैटिन वर्ड है लेटर। लेटिन वर्ड है लेटर। लेटिन वर्ड लेटर से लिया गया, लेटराइट। ठीक है, और लैटिन में लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक माने ईटा। लैटिन में लेटर का मतलब होता है ब्रिक, और ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईटा। ये जो मिट्टी है लेटराइट सॉइल, ये डेवलप होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, अल्टरनेट में, या तो वेट में या तो ड्राई में। मतलब नमी वाले क्षेत्र एक बार नमी में, एक बार एकदम पूरे सुखार में होगी। ठीक है, अगला है एरिड सॉइल। ज़्यादा नहीं पूछा जाता कहीं पे भी। तो एरिड सॉइल जो होता है ये लाल से लेकर के ब्राउन के बीच का कलर होता है। ये ना एग्जैक्ट लाल होता है और ना ही एग्जैक्ट ब्राउन होता है, ये बीच का कलर होता है। और आमतौर पर बलुआही मिट्टी जैसा इसका टेक्सचर भी होता है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, ये भी आपको ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता। फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन हिली माउंटेनियस एरियाज। पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। सिग्निफिकेंटली बताए तो जहाँ पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है वहाँ पर यह आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद मिट्टी पढ़ने के बाद, मिट्टी समझने के बाद अगला चीज़ है कि सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि मिट्टी कैसे पूरे इंडिया में फैली हुई है। आप यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हो। इस मैप में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एकदम टॉप पे दिख रहा है ग्रीन कलर। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? टॉप पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर। ठीक है, अब जब आप ग्रीन कलर देख पा रहे हो तो आपको ग्रीन कलर में एक चीज़ पता चल रहा होगा कि ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ये है ग्रीन कलर, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कौन सा सॉइल है? ये है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। कौन सा सॉइल है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा कलर आप देख रहे होगे, एक है लाइट ग्रीन कलर का। ये पीडीएफ में अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो लाइट एंड ग्रीन कलर का हिस्सा है वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी
ये वाला हिस्सा आप जो देख पा रहे हो, ये पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये है एलुवियल सॉइल। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ मिट्टी अगर कोई है तो वो कौन सा है, वो एलुवियल सॉइल है। ठीक है, अब हम लोग अगले सॉइल की बात करेंगे। तो ये जो आपको बाकी साइड साइड में दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हटाते हैं। ये पूरा कलर जो आप देख रहे हो, ये है रेड सॉइल। इधर भी है रेड सॉइल, इधर भी है रेड सॉइल, थोड़ा थोड़ा इधर भी है रेड सॉइल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप ब्लैक सॉइल की जब बात करते हो तो ब्लैक वाला जो सॉइल है वो यहाँ पे है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है ब्लैक सॉइल का। अब लेटराइट की बात करते हैं तो लेटराइट हल्का फल्का मात्रा में जो है, हमने आपको पहले बोला था कि लेटराइट ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो यहाँ पर है लेटराइट सॉइल, यहाँ पर है आपका लेटराइट सॉइल, और एक है अपना लास्ट में एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल आपको बहुत ही कम और रेयर दिखता है, ये वाला हिस्सा है अपना एरिड सॉइल का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने मिट्टी पढ़ ली। अब मिट्टी का हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन, कैसे हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। देखिए, मिट्टी बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या है कि कभी कभी हम इंसान, देखिए नेचुरली तो होता ही है इरोजन, लेकिन हम इंसान भी इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, हमारा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देना, ज़्यादा हद से ज़्यादा अपने लालच के लिए, अपने संतुष्टि के लिए हद से ज़्यादा माइनिंग कर देना, ये सब क्या होता है, ये सब रीज़न होता है किस चीज़ का, तो सॉइल इरोजन का। तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। साथ ही साथ अब हम लोग का ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, और आप लोग जो है अपना आराम से इसका जो एक्सरसाइज है वो आप बनाओगे। किन्हीं को अगर नोट्स चाहिए तो वो कमेंट करेंगे कि हाँ हमको नोट्स चाहिए, उनको ये प्रॉपर नोट्स दे दिया जाएगा। दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।